हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज के डे का सेकंड वीडियो क्लास 11 भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर की बात चल रही थी, भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, लास्ट जो हुआ था उसकी वापस एक बार हल्की सी ब्रीफिंग बता देता हूँ कि हमारी जो नेचर है, प्रकृति जो है, उसमें कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं। मूल बल का मतलब ये होता है फंडामेंटल फोर्सेस दूसरे फोर्स से फाइंड आउट ना कर सको, दूसरे बलों से प्राप्त ना किए जा सके, वो कहलाते हैं मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस। तो चार प्रकार के आपको बता रहे हैं: गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, और लास्ट आपका प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चार टाइप के फोर्सेस हम आपको बता चुके हैं। सबसे पावरफुल जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर माना जाता है वो आपको माना जाता है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक माना जाता है। अब इन चारों फोर्सेस को स्टडी करना है एक एक के लिए। किस तरीके से आप स्टडी करोगे वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा लें। फर्स्ट पॉइंट हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको ढंग से देखिए। ये जो फोर्स है इसके बारे में कुछ हद तक आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये कहाँ काम करता है? हमारी अर्थ पे ये काम करता है, हमारी अर्थ पे ये वर्क करता है। ग्रेविटेशन का अगर नॉर्मल मीनिंग लेना चाहें तो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली ड्रॉप मुक्त अवस्था में छोड़ा जाए तो अर्थ अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करती है, इस फोर्स से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे नेचर में पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में वैसे आप लोग जानते हो, फिर भी अब इसमें क्या होना चाहिए? मेन चीजें क्या है? ये बल तब काम करता है जब आप वस्तु का खुद का कोई द्रव्यमान होता है, मास होता है। जैसे पृथ्वी है, इसका अपना द्रव्यमान है, इसी कारण गुरुत्वाकर्षण काम करता है। चंद्रमा है, उसका अपना मास है, इसलिए उसकी भी ग्रेविटी काम करती है। तो गुरुत्वाकर्षण तो लगभग आपके पास सभी के वर्क करते हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो और मून में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, हमारे और मंगल ग्रह में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो ये उसकी ग्रेविटी में वेरिएशंस है। अभी तक ये कन्फ्यूजन भी है कुछ जगह पे। इस आखिरकार में गुरुत्वाकर्षण है कि जैसे मान लो हमारे चारों तरफ का वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का, क्या ये ग्रेविटी वर्क करवाता है? यस। अगर आप ये हटा दो तो ग्रेविटी वर्क करना बंद कर देगी। अगर एटमॉस्फेयर हट गया तो ग्रेविटी अप्रोक्सीमेट 9.8 से सीधी आपकी 1 के आसपास चली जाएगी। आप इन्फिनिटी में चले जाओगे, आप इस अर्थ पे नहीं रह सकते। आप इस अर्थ पे टिके हो, उसका कारण भी आपका एटमॉस्फेयर ही है, वायुमंडल ही है। तो वायुमंडल में इतना दाब है कि वो दाब आपको अर्थ के ऊपर रोके रखे हुए, प्रेशर रोके हुए। अगर वो प्रेशर हट गया किसी भी तरीके से तो आप एटमॉस्फेयर यानी अपनी सरफेस छोड़ के इन्फिनिटी में, अनंत में चले जाओगे। अब अगर वायुमंडल का ग्रेविटी के साथ क्या लिंक हुआ? हो गया लिंक। ग्रेविटी भी तभी तक काम कर रही है जब तक आपका प्रेशर वर्क कर रहा है। और प्रेशर है किसका? वायुमंडल का। वायुमंडल किससे बना हुआ है? एटमॉस्फेयर गैसों से बना हुआ है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, मोस्टली इज नाइट्रोजन। बाकी की जो है वो 28% का ऑक्सीजन, बाकी जो बच रही है वो अदर गैसेस है। ये हमारा एटमॉस्फेयर का जो क्राइटेरिया है वो है। लेकिन ये गैसें प्रेजेंट है तभी तो आपके पास में प्रेशर है, प्रेशर है तो ग्रेविटी है। तो ये इंटरलेट करते हैं एक दूसरे को, आपस में जो है वो संबंधित है। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण की बात अगर हम करना चाहें, हम अर्थ को ना लेके कहीं पर भी बात कर लेते हैं। पहली चीज
गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य काम करेगा, किन्हीं भी दो मासेस ऑब्जेक्ट के बीच वर्क करेगा, चाहे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं धरती पर हो, स्पेस में भी हो सकते हैं, ग्रेविटी वहां भी काम करेगी, हो सकता है वो कम हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये फर्स्ट में लिख रहा हूं यहां पर कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य कार्य करता है, पिंडों के मध्य कार्य करता है। कौन सी चीज है? ठीक है, मैं कह सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क, gravitational force work between any two massive object in universe। इन यूनिवर्स के किन्हीं भी दो द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य काम करेगा, लेकिन शर्त यही है दोनों का द्रव्यमान होना चाहिए या दोनों का मास होना कंपल्सरी है। मास नहीं होगा तो ग्रेविटी काम नहीं करेगी। फर्स्ट तो ये जो लॉ है ये क्या करेगा, यूनिवर्स में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच काम करेगा, लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है, आकर्षण की होती है। इट्स नेचर is always attractive, यानी कि दो पिंडों के बीच लगेगा, प्रकृति कैसी होगी, हमेशा आकर्षण की, ये दोनों वस्तुओं को अट्रैक्ट ही करेगी, कभी भी रिपेल यानी प्रतिकर्षण का गुण गुरुत्वाकर्षण में नहीं पाया जाता। तो दो चीजें होंगी, पहली दो वस्तुओं के बीच कार्य, दो से ज्यादा भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑब्जेक्ट के बीच काम करेगी लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए। फर्स्ट मास कंपल्सरी। दूसरा मैंने क्या लिखा, इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, आकर्षण की होनी चाहिए, अट्रैक्शन नेचर की होनी चाहिए, इसमें प्रतिकर्षण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा ये है कि यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। The gravitational force obeys इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ वैसे तो नाम से जाहिर है, व्युत्क्रम व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम ठीक है, आधा है और यू है, व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका मतलब सीधा सा कहेंगे दो पिंड जो है उनके बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बल जो होगा वो कम होता जाएगा और आर स्क्वायर के फॉर्म में कम होगा, या मैं ये कहूँ एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। अभी बता दूंगा मैं, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे पिंडों के मध्य की दूरी बढ़ेगी
वैसे वैसे इस बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें अगर बीच की डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, बल का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फोर्सेस जो होंगे वो आपके रिड्यूस होते जाएंगे। ये फोर्सेस के बारे में कुछ चीजें हैं। द्रव्यमान होना चाहिए, पहली चीज, द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच ही काम करेगा। दूसरा, इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है। तीसरी, यह बल विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर नियम को फॉलो करता है। ये तो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैं इस बल के बारे में स्टडी कर लेता हूँ, फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब देखो, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लिया एक वस्तु है ये, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये माना है जिसका मास द्रव्यमान m1, दूसरा मैंने ये माना है जिसका द्रव्यमान m2 है, इसका मास m2 है। यूनिवर्स में कहीं पर भी लगा सकते हो आप, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अर्थ ही हो सकता है आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो, ले आप और अर्थ दो ऑब्जेक्ट बढ़ गए, आप और टेबल दो ऑब्जेक्ट बढ़ गए, आपके पास में आपके फ्रेंड बैठा है वो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं जिनके बीच में द्रव्यमान काम करता है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, वो मैं मान लेता हूँ r। कितनी r ले लो या d ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो नियम दिया गया है वो दिया गया न्यूटन के द्वारा। इसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को समझाया गया था बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ये कौन सी फिजिक्स ने इन्हीं की है लगभग सारी। ये ना होती तो फिजिक्स हो सकता है डिस्कवर ना होती है, कोई तो और करता, लेकिन न्यूटन के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था सबसे पहले। कई सारे नाम है, इसको नाम क्या दिया जाता है, एक को दिया जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या कह सकते हो आप ब्रह्मांड का सांख्यिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सांख्यिक नियम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सांख्यिक नियम। ठीक है, तो कई सारे नाम इसको दे रखे हैं हम लोगों ने, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक नाम दिया गया है ग्रेविटेशन लॉ बाय न्यूटन, एक आ गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सांख्यिक नियम। तो कई सारे नाम इसको उन्होंने दे रखे। यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ एक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चाहो तो आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो आप इसको। अब ये है क्या, ये लॉ क्या कह रहा था कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा। फर्स्ट क्या कहा जाएगा कि अट्रैक्शन नेचर का होगा, आकर्षण की प्रकृति का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का बनाया जाएगा, दोनों के बीच में लगेगा। निर्भर किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, पहली डिपेंडेंसी, पहली निर्भरता होती है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पर, यानी दोनों का
पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या कहा गया था कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मींस दैट attractive force is directly proportional to product of their masses। ठीक है, क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये लगने वाला बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दोनों के बीच में जो बल लगेगा तो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, समानुपाती का मतलब क्या है। समानुपाती का मतलब है जिसमें दो क्वांटिटियां जो आपने लिखी है उसमें अगर किसी एक में चेंजेस करो तो उतना का उतना ही चेंज दूसरे में आ जाए। अगर मान लो मैं यहाँ से कहता हूँ कि m1 m2 दो द्रव्यमान है, मैं द्रव्यमान को डबल कर दूँ, इसके मास को दुगुना कर देता हूँ तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, दुगुना, डबल हो जाएगा। अगर मास को मैं आधा कर देता हूँ किसी एक को तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, आधा। अगर मान लो मैंने इसको भी मास को डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 4। तो बल जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि प्रोपोर्शनल के एक तरफ की जो राशि है वो अगर बढ़ाई जाए तो दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ जाती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। पहले निर्भरता तो m1 m2 किसी में चेंज करूं बल का मान बढ़ेगा। सीधा सा आ गया कि जिस पिंड का बल अगर ज्यादा प्रभावशाली है मींस दैट वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, वो भारी होगा, जैसे अर्थ। ठीक है, अब मान लो m1 m2 में मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे, एक को तो मैं अर्थ मान लूं, हमारी धरती मान ले, पृथ्वी, और एक ऑब्जेक्ट को आप अपने आप को रेफर करो, आप अपने आप को मान ले कि जब m1 में और m2 अर्थ है, हमारे बीच में ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटेशन किसका ज्यादा है, अर्थ का। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। ये तो होगी पहली निर्भरता। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि जो बल लगेगा उसमें पहले भी कह चुके हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, ये पहली स्टेज इधर है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इधर कंप्लीट हो चुकी है, या मैं इधर ले लेता हूं मिडल। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है वो क्या है कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, दूरी के ऊपर भी इसकी निर्भरता होगी। और किस प्रकार की होगी कि बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले भी मैंने बात करी, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है कि जैसे जैसे आप पिंडों के बीच की दूरी का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, दूरी का मान क्या हो जाएगा, कम। यानी फोर्स इज inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। बल जो लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दूरी r, उसका वर्ग r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r स्क्वायर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r, उसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मींस 1/r स्क्वायर। इनवर्स का मतलब 1 में जो 1/, में जो वैल्यू रखते हो वो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे निर्भर करा? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पे, मास के प्रोडक्ट पे और बीच की डिस्टेंस पे। अब देखिए दूरी पे आप क्या कर सकते हो, अब किया जा सकता है कि समीकरण 1 व 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कर देता हूं, 1 और 2 को शामिल कर दें, कंबाइन कर दें। शामिल करोगे तो क्या बनेगा? f समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिए। f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा g, कैपिटल G है, जहाँ स्मॉल g नहीं है। बड़े g और छोटे g में अंतर होता है r स्क्वायर। ये लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 m2 दोनों पिंड हो गए, द्रव्यमान लगा सकते हो। r उनके बीच की डिस्टेंस वो रखी जा सकती है। और ये जो g आपने लिखा है ये कहलाता है सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका मान नियत होता है 6.67 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस बल की सहायता से आप किन्हीं भी दो कणों के बीच, पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हो। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पर लिखा, वो कंसेप्ट क्या है? फॉर्मूला तो क्या है? F = G m1 m2 by r स्क्वायर। आप क्या दो सर, हम इसे अपने आप पर अप्लाइड कैसे कर सकते हैं? जो m1 और m2 माने हैं उसमें आप m1 जो है उसकी जगह तो आप अपने आप को मान लें, ठीक है। और जो m2 मान रहे हैं आप उसकी जगह आप अर्थ को मान लें। तो ये तो हो गई आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। और ये हो गए आप स्वयं, बीच की डिस्टेंस r होती है वैसे जनरली। ये r क्या है? आप वास्तविकता में हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर से लगभग 6400 किलोमीटर ऊपर है। आप अर्थ की सरफेस पर है, सतह पर। और अगर डिस्टेंस मापी जाए तो 6400 किलोमीटर आपके और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मैंने r लिखी आपको, इसको चाहो तो आप कैपिटल R कर दो। आपके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो ये हो जाएगा G, m1 की जगह m, m2 की जगह me और r स्क्वायर। ये जो r आपने लिखा है ये वास्तविकता में 6400 किलोमीटर होती है। यानी हमारी अर्थ की जो त्रिज्या है, हमारी धरती की जो रेडियस है त्रिज्या, वो 6400 किलोमीटर है। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर है।
हालांकि ये होती 6327 ही है, 6327 किलोमीटर ही है, बट क्या किया गया कि अर्थ गोल तो है नहीं, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो है वो एवरेज है। हालांकि वैसे मेजर और माइनर के बीच में कम से कम जो है वो 27 किलोमीटर का फर्क है। तो ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। जी एम आपका द्रव्यमान हो गया एम ये अर्थ का और आपके बीच की डिस्टेंस। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपका भी ग्रेविटेशन है, या आप अपने दो फ्रेंड्स को ले लो, आप बैठो, आपके पास आपका फ्रेंड बैठा है, जरा हमारे बीच में ग्रेविटी बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन वो इतनी माइनर होती है, इतनी कम होती है कि वो महसूस नहीं की जा सकती। ठीक है भी, बाकी का नेक्स्ट। थैंक यू।